सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। आइए हम देखते हैं संधि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखते हैं कि जो संधि है वो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय से संस्कृत इसकी संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो देखते हैं कैसे कैसे बना। तो लसक व तद्धिते एक सूत्र चलता है, जिसको हमने संस्कृत जो संज्ञा प्रकरण था लस्क व तद्धिते सूत्र को हमने पढ़ा था। ये लस्क व है तद्धिते जो सूत्र है ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है, और इस इत संज्ञा विधायक सूत्र को आप लोगों को पता हो तो हमने संज्ञा प्रकरण के अंदर इत संज्ञक सूत्रों के अंदर पढ़ा था। लसक व तद्धिते सूत्र कहता है कि अगर किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में ल, स और क वर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये क है इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और क की इत संज्ञा होने के कारण यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर मात्र ऋष्व ई बचा, और ऋष्व ई बचा। और देखिए ये जो यहाँ पर धा धातु है, धा धातु के आगे ईश्वर है, तो एक हम देखेंगे कि यचि बम से ब संज्ञा हो करके यस्यति सूत्र से आ का क्या हो गया? लोप हो गया, और यहाँ पर क्या बचा? ध बचा, ध और ई बचा। तो अब हम इसको वर्णों को जब मिलाते हैं तो हम इस कंडीशन पे पूछते हैं सम प्लस धी। जब हम इस स्तर पर थे तो एक हम जब व्यंजन संधि को हम पढ़ेंगे तो एक सूत्र आएगा मौनुस्वार है। वो सूत्र कहता है कि म का अनुस्वार हो जाता है। कौन सी कंडीशन में हो जाता है? जब म के आगे अगर कोई व्यंजन हो तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ये कहता मौनुस्वार सूत्र, और उस सूत्र की सहायता से हमने म का अनुस्वार कर दिया और क्या रूप बना? सम प्लस धी, ये रूप बना। और देखिए जिसका अनुस्वार हुआ है तो एक सूत्र है जो हमारे व्यंजन संधि में ही आएगा। सूत्र कहता है अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है, अर्थात अनुस्वार के आगे अगर वर्गों का जो 1 2 3 4 5 है, वर्गों का जो कुचु टुतु पुका अगर कोई भी अक्षर है, एक भी अक्षर है, 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी अक्षर है, तो उस अनुस्वार के स्थान पर इसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। ऐसा सूत्र कहता है अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है। तो यहाँ पर यह अनुस्वार है, और इधर दधनुष है। दधनुष तय वर्ग का है, तो तय वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? न है। तो तय थ ध ध न, तो इस अनुस्वार के स्थान पर इस तय वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा, और क्या रूप बन जाएगा? संधि। इस प्रकार से हम संधि लिख सकते हैं। ये संधि हमारे सामने बन करके निष्पन्न होता है। तो देखिए इस प्रकार से संधि बना। तो संधि के अंदर सम उपसर्ग पूर्वक ध्यान रखने योग्य चीज यह है कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय से संस्कृत शब्द संधि शब्द की ऐसा हमने लिखा सम प्लस धा प्लस की प्रत्यय से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम सामान्यतः कह सकते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि वो ये है कि ये जो संधि है ये क्या है, ये संधि जो कैसे करते हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होती है और कहाँ कहाँ पर ये संधि होती है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि एक सूत्र था हमारे कि प्रसन्निकर्ष है संहिता सूत्र पढ़ा था। तो उस समय मैंने कहा था कि संहिता बराबर क्या होगा? संधि। संहिता को ही हमने संधि बताया था। तो देखिए संधि कहाँ कहाँ पर होती है, तो कहा संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्य समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो देखिए सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि जो संधि कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या कहाँ पर हमें संधि करना चाहिए। तो संधि कहाँ कहाँ होगी?
तो हम लिख सकते हैं, सामान्यतः हम समझ सकते हैं संधि जो है वो एक पद में होती है। संधि होती है वो कहाँ होगी? धातु उपसर्गयो, धातु उपसर्गयो। फिर हम कह सकते हैं जो संधि है वो समास में और वाक्येतु विवक्षाम अपेक्षिते। वाक्य देखिए 4 जगह पर संधि होगी। श्लोक कहता है कि संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गे समासेतु नित्या और वाक्येतु विवक्षाम अपेक्षते का मतलब समझेंगे कि ये जो संधि है ना वो एक पद में हमेशा होगी। उसके बाद में कहा कि धातु और उपसर्ग में भी संधि हमेशा ही होगी। फिर उसके बाद में कहा कि समास के अंदर भी यह हमेशा से होगी और वाक्य के अंदर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करें तो अच्छी बात और नहीं करें तो अच्छी बात। आप चाहोगे तो वाक्य के अंदर कर दो, नहीं चाहो तो मत करो। तो इन्होंने कहा कि एक पद, अब हमारे सामने आया सबसे पहले क्वेश्चन का सभी एक पद क्या है? एक पद क्या है? हम एक पद को किसे समझे तो हमने 14वां सूत्र था संज्ञा प्रकरण का, उसमें स्पष्ट हमने कहा था कि सुबंत की और तिगंत की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है। अर्थात जिनके अंदर सुबंत प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय हो तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। तो एक पद में नित्य होगी कि कैसे? जैसे कि हम उदाहरण लेकर के देखते हैं कि पद में जैसे कि हरि शब्द है और हरि शब्द बनता है ना, हरि हरि हरय्यः, ऐसे रूप चलता है, हरि हरि हरय्य। तो हमने पढ़ा था कि इसमें कौन सा प्रत्यय था? सु, इसमें कौन सा था? औ, और इसमें कौन सा था? जस प्रत्यय था। तो अब इसका उदाहरण समझेंगे हम एक पद में कैसे होगी संधि का। देखिए हरि शब्द था, हरि शब्द में जैसे ही जस प्रत्यय हुआ, जस प्रत्यय होते ही चुटु सूत्र से जय की संज्ञा हो गई थी और यहाँ पर बचा था हरि प्लस अस। हरि प्लस अस बचा, ई का क्या हो गया था? गुण हो गया था। तो हरे प्लस अस ये कंडीशन थी, ये एक पद था। तो ये पद में अब आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको इस पद में निश्चय ही संधि करनी होगी। इसलिए कहा संधि तो एक पदे नित्य। अब कौन सी संधि हो जाएगी? एचो या सूत्र से अयादि संधि हो जाएगी। एक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? हम अयादि संधि में पढ़ेंगे कि एक के स्थान पर अये, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है, स्वरों के परे रहते। ऐसा हम अयादि संधि में पढ़ेंगे। तो इस समय देखिए एक के बाद में स्वर है तो एक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? एक के स्थान पर अये आदेश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हर प्लस अये प्लस अस, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जब हम वर्णों को मिलाएंगे तो अ र में मिल जाएगा, ये में अ मिल जाएगा, तो हर ये हर यस बना और सकार से ऋतु विसर्ग कृत्वा हर ये बना। ये आपके सिर्फ समझने की चीज है। ये सब चीजें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा घबराने की और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जब कहा ना कि संधि कहाँ कहाँ होती है, और सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक पद में निश्चित संधि होती है। और हम पढ़ तो लेते हैं कि एक पद में संधि होती होगी, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते कि एक पद क्या है। इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि एक पद में, जैसे कि जब आप हरि हरि हरय्य बना रहे थे तो हरय्य एक ये पद था और इस कंडीशन में आप इसको छोड़ नहीं सकते थे, आपको यहाँ अयादि करनी ही पड़ेगी। तो इसने कहा कि संधि हमेशा एक पद के अंदर होती है। तो यह एक पद का उदाहरण आपके सामने समझ आ गया। जैसे कि एक पद में हम कह सकते हैं कि ऐसा हम लिख करके इसको नहीं छोड़ सकते, हरे प्लस अस नहीं छोड़ नहीं सकते, आपको यहाँ संधि करनी ही होगी। और तब क्या बनेगा? हरे ये रूप बनेगा शब्द रूपों के अंदर। तो इन्होंने कहा एक पद में निश्चय ही क्या करनी होगी? आपको संधि करनी ही होगी। फिर इसने कहा कि नित्य धातु उपसर्ग का, जहां जहां धातु और उपसर्ग और धातु जहां पर आ जाए तो भी आपको क्या करनी होगी? संधि करनी ही होगी। उपसर्ग और धातु आ जाए तो आप लोगों को पता है कि जो धातु या शब्दों से पहले लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो इन्होंने दिया कि जैसे कि उदाहरण दीजिए तो अधि प्लस इत्ते, ऐसा एक शब्द है। मान लीजिए अधि तो क्या है? उपसर्ग, इत्ते धातु है। तो इसके अंदर आपको संधि करनी ही पड़ेगी। और जब आप इसमें अकस्मण दीर्घ से दीर्घ कर दोगे तो क्या रूप बढ़ेगा? वो जब संधियां चलेगी तब अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहां जहां धातु और उपसर्ग दिखाई दे तो आपको लगे कि यहाँ संधि होनी है तो आपको निश्चय उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको वहां पर संधि करनी ही होगी। तो यहाँ पर अद्वितीय रूप बना। और समास के अंदर भी नित्य हमें क्या करनी पड़ेगी? संधि करनी ही पड़ेगी। जैसे कि उदाहरण लेकर के देख सकते हो, लंब प्लस
उद्र है, ऐसा है, ये समास है। समास देखिए संधि और समासों में क्या है अंतर है, थोड़ा सा में चलते चलते जब समास पढ़ेंगे और व्याख्या होगी। सामान्य से ध्यान दीजिए, संधि के अंदर तो हमेशा वर्णों का मिलन होता है और समास में हमेशा शब्दों का मिलन होता है। सामान्यतः ये ध्यान रख सकते हैं, जहाँ जहाँ संधियाँ होगी वहाँ वहाँ वर्णों का मिलन होगा, जहाँ जहाँ समास होंगे वहाँ वहाँ शब्दों का मिलन होगा। तो देखिए लंब है प्लस उधर था, तो अब आप लंब है उधर को भी आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर भी आपको समास में भी आपको संधि करनी होगी। यहाँ अ था, यहाँ उ है, अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, ऐसा हमें गुण संधि कहती है। जब गुण संधि आएगी विस्तार से देखेंगे और रूप बनेगा लंबोदर है। तो देखिए आपको समास के अंदर भी हमेशा संधि करनी ही पड़ेगी। और लंब है और उधर है, लंबा उधर है, यस्य से लंबा है पेट, जिसका अर्थात कौन? गणेश। और देखिए वाक्यम तु विवक्षाम अपेक्षते, यहाँ एक शब्द आया विपक्षाम, विवक्षाम अपेक्षते। विवक्षाम यानी अगर विकल्प से, अगर आप चाहो तो कोई लंबा वाक्य दिख गए आपको, अगर वाक्य के अंदर आपको चाहे तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी वाक्य के अंदर आप संधि करना चाहो तो, अगर दो लंबा वाक्य चल रहा है और उस वाक्य में आपको लगता है कि इन दोनों को मैं मिला दूं, इनमें मैं संधि कर दूं, तो आप वाक्य के अंदर संधि कर सकते हो। और आपको लगता है कि हम वाक्य के अंदर संधि नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए लेकिन यहाँ तो निश्चित होगी, एक पद में निश्चय ही संधि होगी। धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में नित्य होगी, समास में नित्य होगी और वाक्य में हमेशा संधि निश्चय ही होगी। तो हम लिखा चुके हैं कि संधि की उत्पत्ति कैसे हुई, कि सम उपसर्ग पूर्वक धातु और की प्रत्यय से संधि बन करके हमारे सामने आई है। और हम देखते हैं अब संधि किसे कहते हैं। तो संधि से संबंधित जो सूत्र था में हम संज्ञा प्रकरण के अंदर पढ़ चुके हैं। सूत्र था परः सन्निकर्षः संहिता, मैं उसको एक बार, यही सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, पर इसके अलावा हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है और ये अपने आप में संधि की व्याख्या करने में पर्याप्त है, अन्य व्याख्याओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूत्र ने मैं कहा था कि परः सन्निकर्षः का पूर्व हमने लिखा था कि पूर्व पद के बाद यदि उत्तर पद हो और वो दोनों में अत्यधिक निकटता हो तो वहां पर क्या हो जाती है? संहिता। संहिता यानी क्या होगा? संहिता यानी संधि ही होती है, ऐसा हमने कहा था। तो देखिए इसी का हम अर्थ लेंगे, परः सन्निकर्षः संहिता, ये पर्याप्त है संधि की व्याख्या करने के लिए। संधि किसे कहते हैं ये बताने के लिए ये सूत्र पर्याप्त है। एक इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम उदाहरण लेते हैं, रमा प्लस ईश है, एक उदाहरण अपन लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तरफ तो क्या है? पूर्व पद और एक तरफ क्या है? उत्तर पद। अब देखिए जो संधि है वो पूर्व रूप के शब्दों में भी नहीं हो करके उत्तर पद के शब्द में भी नहीं होगी। कहाँ होगी? पूर्व पद के तो अंतिम अक्षर में और उत्तर पद के सबसे प्रारंभिक अक्षर के अंदर ही संधि होगी। ऐसा क्यों कहा? ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा इस सूत्र ने कहा कि परः सन्निकर्षः है, जो जिसके अत्यधिक निकट है, पर वाला पद अगर पूर्व वाले वर्ण के अत्यधिक अगर निकट है तो उसी के अंदर क्या होगी? संधि होगी। कभी भी र में और ई में संधि नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के अंदर तो म आ गया, ये दोनों अत्यधिक एक दूसरे के निकट नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि र में और ई में मिला करके हम संधि कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसने कहा? ये सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि संधि कहाँ होगी? परः सन्निकर्षः है, कि जब पूर्व पद के जस्ट उत्तर में वाला जो प्रारंभिक अक्षर है वो अगर अत्यधिक निकट है, किसके अत्यधिक निकट है? पूर्व पद के अंतिम अक्षर के अत्यधिक निकट है, और उत्तर पद का अगर प्रारंभिक अक्षर इधर इसके अत्यधिक निकट है तो संधि होगी। कि कैसे? आप इसको अलग अलग करके देख सकते हो, र प्लस ए प्लस मैं प्लस आ, और इधर को भी आप इसको अलग अलग करके आप देख सकते हो। ये स्थिति है वर्णों की। अब हमें जब पता चलेगा कि कौन किसके अत्यधिक निकट है तो हमें पता चला कि आ और ई दोनों अलग अलग पद है और दोनों एक दूसरे, दोनों पदों में अंतिम पूर्व पद का अंतिम अक्षर तो क्या है? आ, और उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर क्या है?
ई, तो अब अत्यधिक निकट होने के कारण पूर्व, इसने कहा ना परह वाला अत्यधिक सन्निकर्ष हो। सूत्र कह रहा है, यहाँ पर नहीं बता रहे, ये कह रहा है कि पर वाला क्या होना चाहिए, सन्निकर्ष होनी चाहिए, निकर्ष नहीं, सन्निकर्ष हो, अत्यधिक निकट हो। तो ये पर वाला इसके अत्यधिक निकट है, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी, इन दोनों वर्णों के अंदर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी, और दोनों में संधि होकर के क्या रूप बढ़ जाएगा, ए। अब देखिए इन दोनों का, इसकी शकल तो ऐसी थी, इसकी शकल ऐसी थी, और दोनों का ही रूप चेंज होकर के ऐसा आ गया आपके सामने, तो इसको कहेंगे हम विकार। क्या हो गया ये, विकार। विकार का मतलब होता है कि जो जैसा था लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा वैसा। दूध का विकार क्या हुआ, दूध का विकार दही हुआ, क्योंकि दही होते ही दूध दूध नहीं रहा। उसी प्रकार से हम आ और ई ये जैसे थे वैसे नहीं हो करके किसी अलग ही रूप में परिवर्तित हो गए, तो इसको हम क्या कहते आए हैं, विकार कहते आए हैं। तो हम इसका परः सन्निकर्ष जो सूत्र है इसका हम अर्थ लिख सकते हैं, या संधि की जो परिभाषा है इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, परः सन्निकर्ष संहिता का हम अर्थ लिख सकते हैं, लिखिए। वर्णों के अत्यधिक निकट होने से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। देखिए हम इसको किसी भी हिसाब से कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो देखो क्या कहा कि वर्णों के अत्यधिक निकट होने से जो वर्ण विकार उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। कौन से वर्ण, तो कौन से वर्णों के अत्यधिक निकट होने पर, परह यानी बाद वाले पूर्व पद और उत्तर पद में, जो उत्तर वाला पद अगर पूर्व पद के अत्यधिक निकट है तो उन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि कहाँ कहाँ होगी ये हम बता चुके हैं, एक पद में नित्य होगी, धातु उपसर्ग में नित्य होगी, समास में नित्य संधि होती है। वाक्य में अब आप विवक्षाम अपेक्षते वाक्य में आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसका हम उदाहरण दे करके हम समझ सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे भी लिखा सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के अत्यधिक निकट होने से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहला सकती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पूर्व पद या उत्तर पद के वर्णों के अत्यधिक निकट होने पर जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। आप कैसे भी बोलिए, ओरिजिनल व्याख्या तो भगवान पाणिनि ने कर दी, क्या लिख करके, परः सन्निकर्षः संहिता लिख करके ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब पूर्व पद के बाद में अगर उत्तर पद अत्यधिक, उत्तर पद के जो प्रारंभिक वर्ण अत्यधिक निकट है तो वहां पर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। और हम इसको ऐसे कह करके लिख करके संबोधित कर सकते हैं कि वर्णों के अत्यधिक निकट होने से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाएगी, संधि कहलाती है। वर्ण कौन से होने चाहिए, पूर्व पद के, पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण होना चाहिए और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण होना चाहिए, तब ही जाकर के संधि होने वाली है, अन्यथा नहीं होने वाली है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये संधि की एकमात्र परिभाषा है। उसके अलावा वर्ण सन्निधान संधि ऐसे हम कुछ भी कह सकते हैं, वास्तविक और वास्तविक परिभाषा है। और कहीं पूछा जाने वाला चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होगी, परः सन्निकर्षः संहिता ही आपको सिर्फ वर्णागम वर्ण आदेश से उत्पन्न जो विकार होगा वो संधि कहलाती है, ऐसा भी कहते हैं। तो आदेश होगा तो वो तो होगा ही ना, आदेश तो होगा ही, इक के स्थान पर यण आदेश होगा तो वर्ण विकार उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे आ और ई के मिलने से जो वर्ण विकार हुआ, ए हुआ, ये भी वर्ण विकार ही है। तो कुल मिलाकर के हमने स्पष्ट कह दिया कि जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है, वर्ण विकार कैसे भी हो, आगम से हो, आदेश से हो, दो अक्षरों के मिलन से हो, कैसे भी वर्ण विकार हो, अगर दो अक्षरों के मिलने से अगर वर्ण विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो वास्तव में क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। और इसके एकमात्र ये परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता, जिसका कोई तोड़
नहीं है और हम इसी से सब कुछ समझ सकते हैं। तो ये हुई हमारी संधि की परिभाषा, लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि संधि के कितने भेद हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर संधि के भेद, संधि के भेद। देखिए संधि के भेद अलग अलग माने गए हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर संधि के 3 ही भेद बताए गए हैं। तो हम पूछा जा सकता है सामान्यतः संस्कृत में संधि के कितने भेद होते हैं। हालांकि सामान्यतः ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर आपको पूछा जाए तो हम दोनों सिद्धांतों के आधार पर लिख सकते हैं कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संधि पांच प्रकार की होती है। क्या क्या बताया? अच संधि पहली कौन सी है? अच संधि, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि भी कहकर जिसको हम संबोधित करते हैं। प्रकृति भाव संधि, हल संधि, जिसको व्यंजन संधि भी हम कहते हैं। संधि संस्कृत वालों को संधि ऐसे ही लिखना चाहिए, अनुस्वार वाली नहीं। उसके बाद में हम लिखेंगे विसर्ग संधि, और जो अंतिम है वो 5वीं, वो है स्वादि संधि। स्वादि संधि ऐसा हम लिख सकते हैं, स्वादि संधि। तो देखिए ये किसके आधार पर मानी गई है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संधि के 5 भेद माने गए हैं। अचय संधि आप लोगों को सबको पता है, अचय सोहरा, स्वरों को ही क्या कहेंगे? अच कहते हैं। तो जो स्वरों के मेल से होने वाली संधि है वो क्या कहलाएगी? अच संधि या स्वर संधि वो कहलाती है। उसके बाद में कहा प्रकृति भाव संधि, जो प्रकृति रहती है, जो तटस्थ रहती है, जिसका कोई मिलन ही नहीं होता, वो क्या कहलाएगी? प्रकृति भाव संधि। जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। हल संधि, हल ह से लेकर के ल तक के अक्षरों को हल कहा, तो इसको हल को हम व्यंजन भी कहते हैं, तो इसको हम हल संधि या व्यंजन संधि कह करके संबोधित कर सकते हैं। चौथी संधि है विसर्ग संधि, और उसके बाद में है सु आदि संधि, जो सु जसोट अमोट आदि प्रत्ययों से मिलकर के जो संधि बनती है, जिनकी वजह से तो संधि क्या कहलाई? स्वादि संधि कहलाती है। लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ और सिर्फ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। आपको कहीं नहीं पूछा जाने वाला कि संधि के कितने भेद हैं, और अगर पूछा भी जाए तो कह सकते हो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संधि के 5 भेद माने गए हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर मात्र संधि के कितने भेद माने गए हैं? लिख सकते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। देखिए 3 भेद कौन कौन सा है? अच संधि के अंदर ही प्रकृति भाव संधि का ग्रहण किया गया है, इसलिए प्रकृति भाव को अलग से नहीं मानने के कारण यह एक हुई। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो विसर्ग संधि है उसी के अंदर स्वादि संधि का गणना की गई है, इसलिए विसर्ग संधि एक हुई। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जो संधियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। लघु सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग भेद नहीं कह करके डायरेक्ट अच संधि से संबोधित किया, डायरेक्ट हल संधि कहा, और फिर डायरेक्ट विसर्ग संधि कहा। तो इस प्रकार से संधियां 3 प्रकार की उसके अंदर बताई गई है। हम पांचों की पांचों जो संधियां हैं उनका उल्लेख करेंगे, उनको अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अच संधि, स्वर संधि, उसके बाद में हम प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ते हुए
हुए विसर्ग संधि पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में स्वादि संधि हम पढ़ेंगे। हम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जिसके अंदर लघु सिद्धांत की भी गणना कर ली गई है तो उन सभी को साथ लेकर के चलेंगे। तो देखिए हमने संधियों के ये भेद पढ़े, तो सबसे पहले इन पांचों भेदों में या तीनों भेदों में जो सबसे पहले कहा वो संधि है स्वर संधि। स्वर संधि तो हम लिख सकते हैं स्वर संधि। आज हम स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि, स्वर संधि। देखिए हमने कहा कि स्वर संधि क्या है, कि इन्होंने कहा अचय स्वरा, अचह स्वरा, अचय स्वरा कि जो अच है, माहेश्वरी सूत्रों के अंदर प्रारंभ के अंदर 4 सूत्र दिए गए हैं, अ ई ऊण रील री क ए ओंग आई औच, चारों सूत्र दिए गए हैं और ये ऐसे लेकर के च तक जो अच प्रत्याहार में इनकी गणना होती है, इसलिए इन स्वरों को हम क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। तो इस संधि को हम क्या कहेंगे, स्वर संधि या अच संधि भी हम इनको कह सकते हैं। तो हम देखिए इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। दो या दो से अधिक स्वर हो, पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, और उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर क्या हो, स्वर हो। देखिए इसमें जो दोनों पलड़े होंगे, इसमें दोनों पलड़ों में क्या होगा, इस दोनों तरफ क्या होगा, हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं या हम पद बोल सकते हैं, है ना। समझ में नहीं आए तो या दोनों पदों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि पूर्व पद में और उत्तर पद में। तो पूर्व पद के अंदर भी क्या हो, पूर्व पद का अंतिम अक्षर भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और उत्तर पद का जो प्रारंभिक अक्षर है वो भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। कि कैसे, कि नील है और इधर देखिए उत्पल है, उत्पल है, गुलाब है, कमल है, तो नील है। नील शब्द ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नील में स्थित नील को अब जब आप अलग अलग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस नील में ये नील ऐसे बना है, बनाना ऐसे, इसके अंत में क्या है, ए है, और इस उत्पल के प्रारंभ में क्या है, उ है। तो इस नील के अंत में भी ए है और उत्पल के प्रारंभ में भी क्या है, उ है। तो ये ए भी स्वर है और उ भी क्या है, स्वर है। और इन ए और उ के मिलन, जो दोनों स्वर है और इन दोनों स्वरों के मिलन से जो वर्ण विकार उत्पन्न होगा वो कौन से संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या वर्ण विकार उत्पन्न होगा, इसका जो अंतिम ए है, इसका जो उ है, ए और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसके अंदर ये नील, इधर नील बचा, इधर पल बचा, और जब ये मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम। नीलोत्पल ये शब्द आपके सामने बनकर के आया है, नीलोत्पलम शब्द आपके सामने बनकर के आ जाएगा। इसका आप उदाहरण देख सकते हो। तो स्वर संधि ने कहा कि दो या दो से अधिक स्वर हो और उनके मेल से जो वर्ण विकार उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि इन दोनों पदों में पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर दोनों क्या होने चाहिए, स्वर ही होने चाहिए। तो इसमें कतई भय वाली बात नहीं है। और संधियों को आप भूल जाइए, जब बात स्वर संधि को चल रही है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्वर पे हमारा अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रकृति भाव की चर्चा होगी, जब व्यंजन की होगी, जब विसर्ग की होगी, जब स्वादि संधि की चर्चाएं होगी, तब हम उनको भी विस्तार से देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं तो हमें ध्यान भी स्वर संधि के ऊपर लगाना चाहिए। तो जहां पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर भी स्वर हो और उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर भी स्वर हो तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि वहां पर स्वर संधि हो सकती है। इसमें कतई संशय अपन नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर संधि कहती है कि दो स्वरों के मेल से जो वर्ण और विकार के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये विकार क्या है। विकार में आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि जिस प्रकार से दूध का विकार दही है, जो चीज जिस अवस्था में थी उस अवस्था में नहीं रह करके जिसका रूप परिवर्तित हो जाए वही विकार कहलाता है। और यहाँ पर ए और उ अपनी सामान्य प्रकृतिस्थ में नहीं रह करके इनका परिवर्तन हो चुका है, ये दोनों ओ में बदल चुके हैं और
हम इसी को क्या कहेंगे, विकार कह सकते हैं। तो नीलोत्पल आपके सामने बन करके आया है। तो देखिए जो स्वर संधि है इसके आपको हमें भूलना नहीं है, हमें सब हर चीज कंठस्थ है, याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें रखना होगा संधि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में हमने कहा कि संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि दो वर्णों के मेल से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। उसके बाद में कहा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो बताया व्याकरण सिद्धांत के आधार में 5 प्रकार की, लघु सिद्धांत के आधार पर 3 प्रकार की। फिर कहा कि जो स्वर संधि है वो किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो वर्ण विकार उत्पन्न हो वो स्वर संधि कहलाती है। क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं तो आगे जूझू बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछली परिभाषाओं को हम भूल सके, क्योंकि हमें उनको भूलना नहीं है। क्योंकि आगे हम बढ़ते जाएंगे पिछली वालों को भूलते जाएंगे तो फिर हमें हो सकता है कंठस्थीकरण वो चीज नहीं हो पाए, हम याद नहीं कर पाए। तो हम देखेंगे कि अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भेद, अब स्वर संधि आपने पढ़ी, अब हम लिख सकते हैं कि स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। तो देखिए ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि मुख्यतः स्वर संधि के इतने भेद होते हैं, है ना। इनको कहीं पर भी ये बात नहीं है कि ये इसका भेद है या इसके, हम इसको सुविधा के आधार पर, स्वर संधि तो सिर्फ एक ही है, लेकिन हम सुविधा के आधार पर या समझने के आधार पर इनको विभिन्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। बालानाम सुखबोधाय, बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम संधियों को विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्वर संधि के 8 भेद 7 भेद, कहीं नहीं लिखा हुआ व्यंजन के 10 भेद के 9 भेद, ये हम सुविधा के आधार पर इनका विभाजन कर सकते हैं। तो देखिए स्वर संधि के भेद हम देखेंगे तो लिख सकते हो सामान्यतः स्वर संधि को समझने के लिए हम इनको 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनको 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं या इनको बांटा जा सकता है। देखिए स्वर संधि के भेद है, सामान्यतः स्वर संधि को समझने के लिए हम इनको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 7 भागों के अंदर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। और जो भाग है वो कौन कौन से हैं आप लिख सकते हो। अयादि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। सामान्यतः हम इनको 7 भागों में विभाजित कर करके स्वर संधि को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि स्वर संधि जो है उनको हम, ये बात कहीं नहीं पूछे जाने वाली कि स्वर संधि के कितने भेद है, और हमने ये लिखाया भी नहीं। हमने कहा सामान्यतः स्वर संधि को समझने के लिए हम इनको कितने भागों में बांट सकते हैं, 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसके लिए, बोध के लिए, ज्ञान के लिए, समझने के लिए हम इनको विभाजित कर सकते हैं। तो 7 भाग जो है आपके सामने है, यण संधि कहा, वृद्धि संधि कहा, गुण संधि कहा, अयाज्य संधि कहा, दीर्घ संधि कहा, पूर्व रूप कहा, पर रूप कहा। जिस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में जो क्रम दिया गया है हमने उसी क्रम के आधार पर लिखा है। हमने सर्वाधिक सबसे पहले यण संधि का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो देखिए हमने स्वर संधि के भेद देखे, तो स्वर संधि के भेद हो गए, तो क्यों न अब इन संधियों के ऊपर चर्चाएं कर ली जाए, क्यों न अब इन संधियों को पढ़ाया जाए, क्यों न हम अब इन संधियों को हमारे द्वारा समझा जाए। तो देखिए संधि पढ़ने में सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा संधियों के ऊपर, स्वर संधि के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। स्वर संधि के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे।
क्योंकि स्वर किसे कहते हैं, और माहेश्वरी सूत्रों में स्पष्टतः है लिखा है कि जो स्वर संधि है, स्वर जो है वो क्या क्या कहलाएगा, ए ई उ री ली ए ओ आई और औ, ये क्या कहलाते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। और ये अच प्रत्याहार के अंदर इनकी गणना होने के कारण, इन 9 के 9 स्वरों की अच प्रत्याहार के अंदर गणना होने के कारण इनको हम अचाहा भी कहते हैं, इसलिए कहा अचाहा स्वरहा, अचों को स्वर भी कहा गया है। आप लोगों को याद होना चाहिए अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की जब हमने व्याख्या की थी, हमने पढ़ा था, तो हमने स्पष्ट तय कर दिया था कि ए का मतलब सिर्फ ए ही नहीं है, 18 के 18 ए है। कहाँ पर नहीं होंगे ए के 18 भेद, जहां पर इसका ए का आगम हो, जहां पर ए का आदेश हो, तो उस समय आप ए को ऐ समझना, आग के लिए कहे तो आ को आई समझना, उस समय आप इनके 18 भेद मत समझना, जहां पर क्या हो, आगम और आदेश हो, और बाकी सभी जगह पर इनके 18 के 18 भेद समझना। तो अगर यहाँ पर आपके सामने अब हम संधियां पढ़ रहे हैं तो कहना जरूरी होगा कि अगर आपको ए दिख रहा है तो ए का मतलब ए ही नहीं है, ए का मतलब आ भी है और इसका मतलब प्लूत वाला भी है, ऐसा हम साथ लेकर के चलना होगा। जहां जहां हमारी परिभाषाएं आएगी, जहां जहां हम लिखेंगे ए लिखें तो का मतलब आप ए ही मत समझना, ई भी होगा, ए का मतलब आ प्लूत वाला आ, ई का मतलब हस्व ई दीर्घ ई प्लूती, सब चीजें होगी। तो आइए देखिए हम स्वरों को समझते हैं, इनकी जो संधि है, स्वर संधि है, इसकी थोड़ी सी वैज्ञानिकता को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या वैज्ञानिकता थी पाणिनि के सामने, ये 9 के 9 स्वर थे। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, ऐसे लेकर के ए ई उ री और ली, इन पांचों के पांचों स्वरों को लिया। इन्होंने ले लिया, ए ले लिया, उसके बाद में क्या लिया, ए के बाद में क्या लिया, ई लिया, उसके बाद में उ लिया, री लिया, और उसके बाद में क्या हुआ, ली को इन्होंने ले लिया। इनको लिया और इनको यहाँ तक लिया, यहाँ तक इनकी गणना की, यहाँ तक उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि अगर इनके आगे, जस्ट इनके आगे यही आ जाए, इनके आगे क्या आ जाए, ये के यही आ जाए, ए के आगे क्या आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, ई के आगे ई आ जाए, उ के आगे उ आ जाए, री के आगे री आ जाए और री के आगे री आ जाए। यहां से उठाया इन्होंने कि इसके आगे यही आ जाए, तो उस संधि को आप क्या समझना, उस संधि को आप क्या समझना, उस संधि को आप दीर्घ संधि समझना। यहां से इन्होंने कहा। फिर इसके बाद में हटाइए इसको, अब वापिस शुरुआत से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि इधर की साइड क्या आ जाए, ए आ जाए, और इधर की साइड ए आ जाए, और ए के बाद में कौन कौन से स्वर बचे, ई उ री ली, ये 4 बचे ना, ये 4 यहां तक का लिया इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि ए का मतलब आ और ए का मतलब प्लूत वाला भी है, तो इन्होंने कहा कि इधर की साइड क्या आ जाए, ए या आ जाए, और इधर की साइड क्या आ जाए, ई आ जाए, या क्या आ जाए, या क्या आ जाए, उ आ जाए, या क्या आ जाए, री आ जाए, या ली आ जाए। तो इन दोनों के स्थान पर इन्हें ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा कि इन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ऐसा फिलहाल अपन लिख सकते हैं सामान्यतः समझने के लिए। और उन्होंने सामान्यतः एक ही बार में बता दिया कि इसको आप कौन सी संधि समझे, गुण संधि। कौन सी संधि समझे, गुण संधि के लिए उन्होंने यहां पर लिख दिया। देखिए कतई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए को इधर की साइड रख दिया और ई उ री और ली, ये 4 लिए, 1 2 3 4, ये चारों स्वर इन्होंने उठाए और कहा कि ए के बाद में ई आ जाए तो ए हो जाएगा, आ के बाद में ओ आ जाए तो ओ आ जाएगा, आ के बाद में री आ जाए तो अर आ जाएगा, और ली हो तो अल हो जाएगा। अब इस ए के बाद में इसी ही ए के बाद में क्या बचे, ई और उ री को तो अपन ने पढ़ लिया, इसी ए के जस्ट बाद में अब ए ओ ही बचे। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो अपन यहां लिख सकते हैं ए या के बाद, ए या आ के बाद, अब हम इन्होंने कहा कि इसके बाद ए आ जाए, यही तो आया, ए हो जाएगा नहीं ये। इसके बाद में अगर देखो ये ए ले लिया, इन चारों को तो पढ़ ही लिया अपन ने, अभी बचे 4, तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पर, औ आ जाए, फिर उसके बाद में
ओ आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए, ऐ आ जाए और इसके बाद में क्या आ जाए, औ आ जाए। तो सामान्यतः इन्होंने बता दिया कि ऐ आके बाद में ए आ जाए तो क्या कर देना, ऐ कर देना। ए आके बाद में ओ आ जाए तो क्या कर देना, औ कर देना। ए आके बाद में ऐ आ जाए तो भी ऐ कर देना। और ए या औ के बाद में क्या आ जाए, औ आ जाए तो भी ये औ कर देना। और इन्होंने इस संधि को एक नाम दे दिया और संधि का नाम था वृद्धि संधि। हम इनके अक्षरों की वैज्ञानिकता देख रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस आधार पर इन्होंने स्वर संधि लिखी होगी, किस आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या की होगी। तो देखिए ये हो गया। अब हम इसी को देखेंगे आगे। अब बचा क्या, इसको हम देखेंगे। अब इसको ए को भूल जाइए, पूरे वर्णों की गिनती हो गई। अब इसको ए को छोड़िए। इसने कहा कि अगर इधर की साइड क्या आ जाए, कह इधर की साइड ई आ जाए, ये ई आ गई। इधर की साइड इस बात पूर्व पद की बात चल रही है, पहले तो उत्तर पद में ले लिया ना सभी को। देखो दीर्घ संधि को तो दोनों पदों में ले लिया, पूर्व पद में और उत्तर पद में ले लिया। गुण संधि को इन्होंने क्या किया, ई उ री री को इधर ले लिया और बच्चे क्या थे, ए ओ ये उ, उसको भी उत्तर पद में ले लिया। अब ये ई उ री री, अब बात ये उठी, कहा आपने ई उ री री को बाय द वे उत्तर पद में ले लिया। लेकिन अगर आप ई उ री री को अगर बाय द वे पूर्व पद में ले ले तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा भाई लेके देख लेते। तो जब इन्होंने कहा कि ई उ री और ली अगर ये क्या हो, पूर्व पद में हो, ठीक है, और इसके जस्ट बाद में कोई सा भी असमान स्वर हो। असमान क्यों कहा, क्योंकि समान होगा तो सोते ही दीर्घ में चला जाएगा। तो कहा गया असमान अगर कोई भी स्वर हो तो ई के स्थान पर तो आप क्या कर देना, ये कर देना। उ के स्थान पर क्या कर देना, व कर देना। रि के स्थान पर क्या कर देना, र कर देना। और रि के स्थान पर क्या कर देना, ल कर देना। और इस संधि को इन्होंने क्या कहा, इस संधि को इन्होंने कहा यण संधि कहा। हम सिर्फ वैज्ञानिकता समझ रहे हैं, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ और उदाहरणों के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ई उ रील री, ई उ रील री को इन्होंने इधर पूर्व पद में ले लिया और इनके स्थान पर इन्होंने आदेश भी ये कर दिया। अब बचे कौन कौन से अक्षर, अब बचे ई उ रील री के बाद में बचे ए ओ ऐ औ। अगर मान लीजिए ए ओ ऐ और औ अगर इधर की साइड आ जाए और इधर की साइड कोई सा भी असमान स्वर हो तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो इन्होंने कहा कि ये ऐ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ये औ आ गया तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। और इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इस संधि को इन्होंने नाम दे दिया अयादि संधि का नाम इन्होंने दे दिया। हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हमने इन वर्णों की, सिर्फ इन 9 स्वरों की हमने इन्होंने वैज्ञानिकता समझी है कि उन्होंने किन आधार पर विचार कर करके इन्होंने रखा होगा। ए यू री री को इन्होंने सबसे पहले ले लिया और उसको अगर ए यू री के बाद में ए यू री आ जाए तो उसको इन्होंने दीर्घ का नाम दे दिया। फिर उन्होंने कहा, यहाँ से इन्होंने कहा कि इस को इधर वाले पूर्व पद में रख दिया, उत्तर पद में ई उ री को रख दिया और उसको किस संधि का नाम दे दिया, गुण संधि का। और इन दोनों के स्थान पर जो वर्ण विकार उत्पन्न हुआ, ध्यान दीजिए, गुण संधि में और वृद्धि संधि में और दीर्घ संधि में, तीनों चीज संधियों में एक चीज होती है। इन तीनों संधियों में क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान पर चेंज होगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, लिरिक का कोई दीर्घ नहीं होता। तो देखिए इन दोनों के स्थान पर हो रहा है, यहां पर कौन सी संधि में, दीर्घ संधि में। गुण संधि में भी इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान पर होगा, वृद्धि संधि में भी इन दोनों पदों के स्थान पर ऐ होगा। लेकिन यण संधि में दोनों पदों के स्थान पर नहीं होकर के जो पूर्व पद में ई था ना, उसी के स्थान पर परिवर्तन होगा। और अयादि संधि के अंदर भी जो पूर्व पद में स्थित है उसी के स्थान पर आदेश हुआ है। तो इसलिए अब मैंने इनको अलग लिखा। देखो इनमें इनके डायग्राम में आप समझ सकते हो अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर यण संधि में तो ई उ री के स्थान पर हो रहा है, अयादि में भी ए औ के स्थान पर हो रहा है, और बाकी सभी जगह इन दोनों पदों के स्थान पर किसी वर्ण का परिवर्तन हो रहा है। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यण संधि। तो देखते हैं, आइए यण संधि को देख रहे हैं। पहली संधि हमने लिया है यण संधि, स्वर संधि में, तो हम लिखते हैं यण संधि, यण संधि।
यहां पर लिख सकते हैं यण संधि। यण संधि हम देखने वाले हैं। यण संधि का सूत्र है इको इको यणची, इको यणची। इसको सामान्यतः समझते हैं इको यणची को क्या कहता है। इको यण, इसको विच्छेद करेंगे, इक है यण अची, इसका संधि विच्छेद ये हुआ। देखिए इको यणची जो सूत्र है इसके अंदर 3 प्रत्याहार दे दिए हैं। 3 प्रत्याहार दिया। पहला प्रत्याहार है इक, उसके बाद में कहा यण और उसके बाद में कहा अची। तो देखिए इसमें पाणिनि ने जो अपनी परिभाषाएं सूत्र है, परिभाषा मैं सामान्यतः थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि आपके काम की चीज नहीं है, फिर भी आपको समझाना जरूरी है, उसके लिए मैं बता सकता हूं कि इक में जो है वो षष्ठी विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, अची में सप्तमी विभक्ति है। आप लोगों के कई काम में आने वाली नहीं है। और सामान्यतः मैं इसको बता रहा हूँ, सामान्यतः जो संस्कृत के स्टूडेंट है, शास्त्री आदि जो कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। आपकी एक स्कूल लेक्चरर की परीक्षाओं तक ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है कि मैं बताता हूं कि मैं षष्ठी विभक्ति यहाँ लिखने का मतलब ये होगा, आप सामान्यतः जहां पूरे 4000 सूत्रों के अंदर पाणिनि ने परिभाषा सूत्रों में कह दिया कि जहां आपको षष्ठी विभक्ति दिखाई दे तो उसका मतलब समझना कि उसके स्थान पर षष्ठी जहां पर दिखाई दे उसके स्थान पर, जहां पर आपको षष्ठी दिख जाएगी इसका मतलब हम ये समझेंगे कि उसके स्थान पर परिवर्तन होगा। समझ रहे हो। अची 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 तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र की परिभाषा सूत्र के माध्यम से इन्होंने कहा कि जहां जहां सप्तमी विभक्ति हो, जहां जहां सप्तमी विभक्ति हो तो उससे पहले कार्य होगा, ऐसा समझना। जहां जहां सप्तमी विभक्ति जिस शब्द में सप्तमी हो तो उससे पहले ही कार्य होगा, और इक जहां हो तो उसके स्थान पर होगा। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इक के स्थान पर क्या होगा, कि इक के स्थान पर यण होगा और स्वरों से पहले होगा। इसका सामान्यतः अर्थ अपन इतना समझ सकते हैं। विभक्तियों का मतलब अपन इतना समझ सकते हैं। यहाँ पर जो विभक्तियां दी है इसका मतलब सामान्यतः ये होता है। अब आते हैं अपन काम की चीज पे। तो हमने प्रत्याहार पढ़ा है। प्रत्याहार ने क्या कहा कि इक प्रत्यय इको यणची। तो देखिए इक के स्थान पर कौन कौन से वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार में जब आप देखोगे तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते थे, तो आपको बताना होगा कि ई, उ, री और लृ यही थे। अब इसने कहा इसी के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। क्या यण होगा, जो ये सारे के सारे व्यंजन है और सारे के सारे व्यंजन है तो वो हलंत होंगे। सिंपल है। हमने कहा कि जितने भी व्यंजन हो वो सारे के सारे क्या है, हलंत है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता, तो हलंत लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपको व्यंजनों के हलंत लगाना दो है तो है, नहीं तो अगर आपने इसको ये पूरा लिख दिया तो यहीं से अपना संपूर्ण सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो देखिए इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब हो जाएगा, कि स्वरों के परे रहते, अर्थात स्वरों से पहले ये कार्य हो जाएगा। समझ रहे हो आप। किसके परे होना चाहिए, लेकिन नियम यह है कि स्वरों के परे रहते। अची, पाणी ने कहा अची, अची यानी स्वरों के परे। उन्होंने नहीं कहा असमान स्वरों के परे होने पर। अरे इतना सा समझने की हमें सही आवश्यकता है, क्योंकि असमान स्वर नहीं होंगे तो दीर्घ हो जाएगा, असमान स्वर नहीं होंगे तो स्वतः दीर्घ संधि हो जाएगी। तो असमान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः ही असमान तो होंगे ना। असमान होंगे तभी बाकी संधियां होने वाली है। अगर असमान नहीं होंगे, समान होंगे तो ऑटोमेटिक किधर चला जाएगी वो संधि, दीर्घ संधि में चला जाएगी। आपको ये लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है दीर्घ क्या असमान स्वर हो, मेरा ये मानना है। तो हम ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले समझ रहे हैं कि इक का मतलब क्या होगा, ई, उ, री और लृ। और ई, उ, री, लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये व र ल ऐसा हो जाएगा। हाँ, स्थानों पे होगा। किसके स्थान पर होगा, कर्मशः ई के स्थान पर। ऐसा नहीं है कि ई के स्थान पर के साहब ये चारों में से कौन सा होगा। जो कर्मशः आपको दे दिया गया है, ई के स्थान पर यही होगा, उ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा और लृ के स्थान पर क्या होगा, ल होगा। इतना सा हमें समझना है। तो हम इसकी संधि, इस संधि की हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो इको यणची सूत्र क्या होता है, कहता है, तो इको यणची सूत्र कहता है कि इक अर्थात इक क्या है जी, इक है, इक क्या है, इक एक प्रत्याहार है। इक अर्थात ई अर्थात का मतलब क्या हुआ कि ई, उ, री और लृ
के स्थान पर कर्मशः यण, अर्थात यण क्या होता है, अर्थात य व र ल आदेश हो जाता है, ये आदेश है, आदेश हो जाता है स्वरों, असमान स्वर लिखना चाहो तो लिख लेना, स्वरों के परे रहते, अपन इसको ऐसा कह सकते हैं। और इसका मैं डायग्राम बना देता हूं कि इधर तो होगा ई, यहां होगा उ, यहां अगर री है, इधर की साइड री है और इधर क्या है, ली है, ई उ री और ली है, तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ली के स्थान पर ल हो जाएगा। शर्त यह है कि इधर की साइड स्वर होने चाहिए, अगर इधर की साइड स्वर नहीं है तो आपका ये कोई काम करने वाला नहीं है। ई है तो क्या कर दो, ये कर दो, उ है तो हलंत, ध्यान दे, हलंत वाले उ के स्थान पे वह कर दो, री है तो र कर दो और ली है तो ल कर दीजिए। कब कर दीजिए, अगर इधर की साइड क्या है, स्वर है, इधर की साइड प्रारंभ में ही स्वर है, तो परिभाषा आप याद कर सकते हो, इक अर्थात ई उ री ली के स्थान पर कर्मशः यण अर्थात य व र ल आदेश हो जाता है। कब हो जाता है, स्वरों के परे रहते, यह इसकी परिभाषा है। और इस डायग्राम के आधार पर आप याद कर सकते हो। हम परिभाषाओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे संधि की परिभाषा हमने पढ़ी, सबसे पहले आपको बताना होगा कि संधि किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि दो वर्णों के मेल से जो व्यंजन विकार उत्पन्न हो संधि कहलाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा संधियों के भेद 5 होते थे, उनमें हमने स्वर संधि के देखा कि स्वर संधि किसे कहेंगे, कि दो स्वरों के मिलन से जो वर्ण विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। उसके बाद में हमने कहा कि स्वर संधि के 7 भागों में विभाजित कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने यण संधि को लिया और हमने कह दिया कि यण संधि किसे कहेंगे, कहीं इको यणची अर्थात इक इक ई उ री के स्थान पर जो य व र ल आदेश हो जाता है स्वरों के परे रहते, वही क्या कहलाएगी, यण संधि कहलाती है। ऐसे क्रमशः में परिभाषाएं याद करनी होगी और इसको हम लिख सकते हैं। और आगे हम यण संधि जो है कैसे वो परिवर्तित होगी उसके उदाहरणों को हम देख सकते हैं। तो मैं इनको मिटा रहा हूं। शर्त थी, शर्त यह है कि ई के स्थान पर यह कर दो, उ के स्थान पर वह कर दो, री के स्थान पर र कर दो और ली के स्थान पर ल कर दो। कब कर दीजिए, जब इधर की साइड स्वर हो। ये सीधी सी बात है। तो देखिए हम इसका उदाहरण लेकर के देखते हैं। संस्कृत में प्रसिद्ध उदाहरण है सुधी, सुधी प्लस उपास्य। ये उदाहरण हमारे सामने आया है, सुधी प्लस उपास्य। तो देखिए हमें जो संधि करनी है वो होगा, हमें इधर की साइड तो जो पूर्व पद है उसका तो हम अंतिम वर्ण देखेंगे। सबसे पहले संधि करने से पहले पूर्व पद का तो क्या देखेंगे, अंतिम वर्ण, और उत्तर पद का क्या देखेंगे, प्रथम वर्ण। तो देखिए हम सुधी उपास्य, सुधी यानी क्या होगा, सुधी यानी विद्वान जन, उपास्य यानी उपासने, बुद्धिमान या विद्वान जनों के द्वारा जो उपासनीय है वो शुद्धोपास्य कहलाते हैं। शुद्धोपास्य कैसे बना, आकर के देखते हैं कि देखिए हमने देखा कि शुद्ध और इधर की साइड क्या था, इधर की साइड ये दीर्घ ई है और इधर की साइड क्या है, उ है। तो हमें पता चल गया कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर ई है और उत्तर पद का पूर्व अक्षर उ है। तो हमें पता चल गया निश्चय ही इसमें कौन से संधि होने वाली है, स्वर संधि होने वाली है। और अगर हम इंटेलिजेंट होंगे तो हम सबसे पहले हम यण संधि पढ़ रहे हैं तो हम यण संधि की परिभाषा याद करेंगे। यण संधि क्या कहती थी, यण संधि कहती थी कि इधर की साइड ई उ री हो और उधर के साइड क्या हो, स्वर हो। तो हमने देखा वास्तव में इधर ई उ री में से कोई एक अक्षर है। कौन सा अक्षर है, ई है। इस ई उ री में से कोई एक अक्षर होना चाहिए और हमें पता चला वास्तव में यहाँ पर क्या है, ई है। और उधर की साइड क्या है, होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो हमें पता चला इधर की साइड उ है अर्थात स्वर है। उ क्या है, स्वर है। तो किसके स्थान पर चेंज होने को है, ई के स्थान पर क्या होने वाला है, ये कर दो। अगर इधर ई है और उधर की साइड क्या है, स्वर है, तो ई के स्थान पर क्या कर दीजिए, ई के स्थान पर बिना
देखिए ये कर दीजिए, हलंत कर, ये जो होगा वो हलंत होगा, हमने स्पष्ट लिखा है। और इधर क्या हो गया, उपास्य, इधर जो उपास्य लिख दीजिए। हमेशा स्वरों की आदत है कि वो व्यंजनों में जाकर के मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो व्यंजन है ये हलंत है तो ऊ इसके अंदर मिल जाएगा, और द हलंत है तो क्या रूप बना, शुद्धि, ऊ इसमें मिला और क्या रूप बना, शुद्धि उपास्य। शुद्धि उपास्य यानी क्या होगा, विद्वान जनों के द्वारा उपासनीय जो होगा वो शुद्धि उपास्य होगा। आइए इसमें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ मुख्यतः चीजें देखने की बात करते हैं। क्वेश्चन ये उठ सकता था, ये साहब आपने इस ई के स्थान पर ही क्यों ये किया, इस उ के स्थान पर भी तो कर सकते थे। आपने कहा ई उ रि के स्थान पर क्या कर दो, ये व कर दो, तो आपने इसके आधार पर क्यों कहा। तो उसके बाद उसके लिए बहुत सारी चीजें एक साथ घटित घटना घट जाती है, बहुत सारी चीजें हमने उसके लिए कहा है कि हमने कहा कि ई उ रि के स्थान पर यह व कब होगा, जब इधर की साइड स्वर हो। हमने देखा कि सु में तो स्थित जो उ है उसके बाद में कोई स्वर नहीं है, घ धनु से व्यंजन है, तो उ चेंज नहीं होने वाला। इस ई के अंदर जो स्वर है और उसके बाद में क्या है, उ है, तो ही क्या होगा, ई के स्थान पर ये होने आदेश होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, हमेशा ई उल्री के बाद अगर कोई स्वर हो तो ही वहां पर यण संधि होने वाली है। अब हम आगे का उदाहरण लेते हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए सुधि के अंदर तो क्या था, सुधि अभ्युदय एक उदाहरण है, अभि प्लस उदय ये उदाहरण है। लेकिन ध्यान दीजिए सुधि में तो हमने दीर्घ ही ली थी, सुधि प्लस उपास से ऐसे हमने ऐसे लिखा था, तो इसमें तो बड़ी ही थी। आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसमें तो अभी में तो छोटी ई है और इसमें आपने बड़ी ई है, क्या करें। देखो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, ई उ रि का मतलब ह्रस्व ई नहीं है, ई का मतलब ह्रस्व नहीं है, ई का मतलब ऋस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, समझ रहे हो। उ का मतलब ऋस्व उ भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो देखिए अभ्युदय, अभ्युदय में क्या होगा, अभ्युदय में भी यही होने वाला है। अभ्युदय में आप लिख सकते हो अब है और इधर क्या है, ई है, इधर उ है, और हम याद करेंगे ऐसी कंडीशन कौन सी संधियों में होती है। हम यण संधि की परिभाषा याद करेंगे, ई को यण कहती है कि इधर ई उ रि हो और इधर क्या हो, कोई सा भी स्वर हो। तो इधर की साइड ई है और इधर कोई सा भी स्वर आ जाए तो गारंटी के साथ हो गया कि वो तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। तो ई के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, ई के स्थान पर हम ये आदेश कर देंगे। और हमने ये आदेश जैसे ही किया, ये हलंत था, ये भी हलंत है, और ये हमने आदेश कर दिया। और जब हमने इनको मिलाया तब तो ये हलंत है, ये में उ मिल जाएगा और क्या रूप बन जाएगा, अभ्युदय। ये अभ्युदय मिल करके हमारे सामने निष्पन्न हुआ है। आगे और देख सकते हैं, अभ्युदय हमने पढ़ा और उसके आगे हम और देख सकते हैं यदि, यदि प्लस अपि। अब देखिए यदि प्लस अपि है तो ई के उदाहरण ले रहे हैं हम सबसे पहले। तो देखिए द हो जाएगा, ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा और अपि। ध्यान दीजिए जब आपके पास द हो हलंत और उसके बाद में आपके पास ये हो, तो ये जो द हलंत है ना, इसको ऐसे लिख देंगे द को आधा, ठीक है, और इसके नीचे हम क्या लिख दें, ऐसे ये लगा देते हैं तो धे दिखाई देगा अपने को। तो इस ये धे ये प्लस अपी हो गया, तो इस ये में क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे ये लिख दिया, ये द हलंत है तो इस द को ऐसे लिख दिया, ये पूरा है क्योंकि इसमें ए मिल गया तो अपन ने ये ऐसे लिख दिया और आपके सामने निष्पन्न होकर के क्या आ गया, यद्यपि निकल करके आ गया। जब जब भी आपको धे दिखाई दे तो धे ऐसे लिखा जाता है, ये देखो ये धे, इसमें ये द है हलंत और ये पूरा है इसमें, ठीक है। तो ये यद्यपि में कौन सी संधि हो गई, यद्यपि में यण संधि होती है, क्योंकि और संधि विच्छेद क्या होगा, यदि प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद होता है। उसी के बाद में हम देखेंगे ऐसे हमारे सामने आ गया तो क्या करें, ऐसे हमारे सामने आ गया। जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है संधियों में, जब हम देखते हैं तो छात्र छात्राओं के सामने दो ही चीजें समस्या आती है। पहली बात तो ये कि संधि आ गई कि साहब ये शब्द आ गया तो इसको हम बीच कहाँ से तोड़े। सबसे पहली बात तो ये आई, कब इसका विभाजन करें तो कहाँ से करें, एक तो ये समस्या आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि ये छोटी है एक बड़ी है, हरी प्लस ई से है,
और ई है तो कौन से में तो छोटी ई है और कौन से में बड़ी ई है। जैसे आपने लिखा हरी में तो छोटी लिख दी और ईसो में क्या कर दिया, बड़ी कर दिया। तो साहब समस्या है कि इसको तोड़ें तो कैसे, कहाँ से इसका विच्छेद करें। और एक समस्या क्या हुई कि इसको अलग अलग, इसको कौन सा छोटी और कौन सी बड़ी है। तो मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि देखिए इसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है। इसके लिए तो आपको शब्दों का ज्ञान होना ही आवश्यक है। आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते। हरी में अगर छोटी ई की मात्रा आती है तो आती है, इसका आपको अध्ययन कर करके शब्दों का ज्ञान करना होगा। ईसय में अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो आती है। ये सार्थक शब्द है, परमानेंट है। ये इसमें ई बड़ा होगा तो होगा ही। इसके लिए तो हमें पुस्तकों को अध्ययन कर करके शब्दों को जानना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। रही बात इसकी कि अगर पद एक जगह पद है तो इसका विभाजन कैसे करें, तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि पद को वहां से तोड़ो जिसके दो अलग अलग अर्थ निकले। सार्थक शब्द होने चाहिए। इधर वाला पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो, जब संधि करें तो सार्थक हो, अर्थात पूर्व पद का भी अर्थ निकले जहां तक हो सके 80%। जैसे कि हमने शुद्धि उपास्य को अलग अलग किया था। शुद्धि उपास्य को हमने कहां से तोड़ा, शुद्धि प्लस उपास्य। तो शुद्धि यानी क्या होता था, शुद्धि यानी तो विद्वान जन होता था, और उपास्य यानी क्या होता था, उपास नहीं होता था। अगर हम ऐसे तो अलग अलग करते उसको हम लिखते क्या, सु प्लस दीपास्य लिख देते बाय द वे, समझिए तो ये गलत हो जाता, ये बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि सु का तो अर्थ निकल रहा था लेकिन दीपास्य का कोई हमारे पास अर्थ नहीं था। तो देखिए अगर जब भी आप शब्दों को अलग करें तो थोड़ा सा इतना ध्यान दीजिए कि सार्थक शब्दों को अलग कीजिए। जब भी आप संधि करना चाहते हो तो हमें इतना सा ध्यान लगाना होगा। संधि विच्छेद जब हमें करना होगा तो हमें इतना सा सोचना होगा कि इसको वहां से अलग करें जहां से इन दोनों का अर्थ निकले। इस पूर्व पद का भी अर्थ निकले, उत्तर पद का भी अर्थ निकले। तो शुद्धि यानी क्या होता है, विद्वान, और उपास्य यानी क्या होता है, उपासनीय। ऐसे तो देखिए प्रत्येकम को हम अलग अलग करेंगे। तो प्रत्येकम को जब हमने अलग किया तो प्रत्येकम में क्या होगा, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। तो देखिए इको एनसी सूत्र कहती है कि ई ऊ रिल के बाद अगर कोई स्वर हो तो हमने देखा कि इधर की साइड क्या था, ई था, और इधर क्या था, ए है। तो हमने ई के स्थान पर डायरेक्ट क्या कर दिया, ई के स्थान पर हमने ये आदेश कर दिया और इधर ये एकम लिख दिया। अब ये हलंत है तो ए इसमें मिल जाएगा और क्या रूप बन जाएगा, प्रत्येकम। इस प्रकार से प्रत्येकम हमारे सामने निष्पन्न हुआ है। उसके आगे हम देखेंगे ई के उदाहरण ये कंप्लीट हुए। हम देख सकते हैं विख्यात उदाहरण उके उदाहरणों में देखेंगे शब्द है मधु प्लस अरि। देखिए यहाँ से संधि विच्छेद कीजिए, मध्वरी शब्द है, मध्वरी शब्द है। ऐसी जगह से संधि विच्छेद कीजिए ताकि दोनों पदों का अर्थ निकले, दोनों पद क्या हो, सार्थक हो, तो हमारी संधि क्या हो जाएगी, सही साबित हो जाएगी। मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, अरि यानी होता है शत्रु, मधु यानी भगवान कृष्ण का, अरि यानी क्या हो जाएगा, शत्रु। वो मध्वरी हुआ, इसका संधि विच्छेद किया तो मधु में जो ऊ है, ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। और जब ये अ वह में मिला तो क्या रूप बन गया, मध्वरी हमारे सामने निकल करके आया। मध्वरी में कौन सी संधि, मध्वरी में यण संधि। उसके बाद में उदाहरण देखेंगे अनु प्लस अये, अनु के उदाहरण चल रहे हैं। ऊ के उदाहरणों में हम देखेंगे अनु प्लस अय है, अनु प्लस अय है, अनु में स्थित ऊ है, ऊ के बाद में स्वर है, ऊ के स्थान पर आपने कहा हलंत वाला वह आदेश हो जाएगा। तो ऊ में से ऊ निकाल लो, इसमें से नू में से, तो ये हलंत हो गया। और ऊ के स्थान पर क्या आदेश कर दो, वह आदेश कर दीजिए और क्या रूप बन जाएगा, मिलाइए, नहलंत वह में अ मिल गया और क्या रूप बन जाएगा, अन्वय। अन्वय आपके सामने निकल करके सामने आता है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो अन्य उदाहरणों में, ऊ के अन्य उदाहरणों में आप देखिए सु प्लस आगतम, हम रोज बोलते हैं सुस्वागतम, स्वागतम। तो देखिए सु में स्थित जो ऊ है उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा और क्या रूप बना, सहलंत वह में आ मिला और क्या रूप बना, स्वागतम रूप बन करके हमारे सामने निष्पन्न होता है। स्वागतम रूप बन करके हमारे सामने आता है। ई के और ऊ के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, उसी के साथ साथ हमें अब री के भी उदाहरण देख लेने चाहिए। तो देखते हैं कि
क्या कहा कि धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश में क्या होगा, री के, अगर री है पद के अंत में क्या है री, तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और ये र भी हलंत होगा। तो हमने देखे ऐसा कर दिया, री के स्थान पर र कर दिया, र में अ मिला और क्या रूप बन जाएगा, धा तय हलंत है, ये तय हलंत है। तो ध्यान दीजिए हमने एक बात बोली थी कि तय और र मिलकर के क्या रूप बन जाता है, त्र। ऐसा हमने कहा था, घे क्या मिलकर के क्या बन जाता है, जय और ये मिलकर के घे बन जाता है। उसी प्रकार से ये तय और रि मिलकर के क्या हो जाएगा, त्र। क्या हो जाएगा, तय और र मिलके त्र, और इसमें मिल जाएगा र पूरा हो जाएगा। तो देखिए धात्रंश कैसे हुआ, ये ऐसे होता है, ये र ऐसे हो गया और धात्रंश रूप बन करके हमारे सामने, ये तय आधा आ गया और र इसके नीचे लग गया, धात्रंश रूप बन करके हमारे सामने निष्पन्न होता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं आगे कि मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश। अब हमने देखा कि री है, इसके अंत में क्या है, री है, इसके प्रारंभ में क्या है, आस्वर है, तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। तो हमने लिखा मा तय र प्लस आदेश, तय और र मिलके त्र हुआ और आ उसमें मिलते त्रा हुआ और क्या रूप बन गया हमारे सामने, क्या रूप बन करके सामने आया, तय और र मिलके त्र आदेश, मात्रा आदेश। संधि विच्छेद क्या होगा, मातृ प्लस आदेश, इसका संधि विच्छेद होता है। और अब हमारे सामने बच गया लृ, तो लृ को हम कैसे लिखेंगे, लाकृति, लृ प्लस आकृति, और लृ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो लृ के स्थान पर, ये लृ है ना पूरा का पूरा स्वर है, ऐसा नहीं है कि ल है और उसके नीचे री की मात्रा है। हमने 9 स्वरों में पढ़ा ये उरी लृ, लृ भी एक स्वर है, समझ रहे हो। तो इस लृ नाम के स्वर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा और क्या रूप बन जाएगा, तो रूप देखिए आपके सामने आ गया, ल हलंत आ मिल जाएगा, क्योंकि जो हलंत व्यंजन है उसके अंदर स्वर आकर के मिल जाते हैं और क्या रूप बन करके हमारे सामने आ गया, लाकृति हमारे सामने बन करके आ रखा है। और लृ के उदाहरण अगर आप देखना चाहते हो तो लृ प्लस आकार है, देखिए, और लृ के स्थान पर ल आदेश हो गया, आकार है, और क्या रूप बन करके हमारे सामने आया, लाकार है। ये रूप हमारे सामने बनकर के आया है। हमने विभिन्न जो उदाहरणों के माध्यम से हमने यण संधि पढ़ने की कोशिश की है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि संधि जरूरी आपके समझ में आई होगी। उसके बाद में हम अगली क्लास में गुण संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।